बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम गाइस, आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑन अ बचत ऑफ टाइम में खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना रमादवा है। अपनी तमाम तर रहमतों और फजीलतों के साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिनसे हम इस महीने की तमाम रहमतें और बरकतें समेट सकें। इस दुआ के बाद मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली वीडियो में हमने पाइथन लूप्स के मुतालिक बात की थी। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। उस वीडियो के आखिर में मैंने एक सवाल आपके लिए छोड़ा था। उम्मीद है कि आप उस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आज हम अपने इस सेशन में बात करेंगे पाइथन फंक्शंस के मुतालिक। पाइथन में फंक्शंस किस तरह से डिफ़ाइन किए जाते हैं, उनमें किस तरह से काम किया जाता है। तो आइए ये सब करने के लिए हम चलते हैं अपने U12 टर्मिनल के अंदर। लेट मी लॉग इन फर्स्ट। एक बात याद रखिए, फंक्शंस और प्रोसीजर्स किसी भी लैंग्वेज में काम करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बैकएंड प्रोग्रामिंग करने के लिए इन दोनों चीज़ों का आपके प्रोग्राम में बहुत अहम किरदार होता है। फंक्शंस को समझने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि फंक्शन जस्ट लाइक एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में हम कुछ रॉ मटेरियल फीड करते हैं और वो रॉ मटेरियल प्रोसेस होने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके सामने आ जाती है। इसी तरीके से फंक्शन का किरदार आपके किसी भी प्रोग्राम में होता है। इस फंक्शन में हम अपने आर्गुमेंट्स या अपने पैरामीटर्स को पास करते हैं। उन पैरामीटर्स के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग हमें परफॉर्म करनी हो विद इन फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद उसकी रिजल्टिंग वैल्यू फंक्शन हमें रिटर्न कर देता है। उस वैल्यू की मदद से फिर हमें जो भी रिज़ल्ट्स किसी डैशबोर्ड पर शो करने हो या किसी और फंक्शन में फर्दर हमें मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए उसको सप्लाई करना हो तो हम उसको यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि फंक्शंस को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है और इनमें किस तरह से काम किया जाता है। एक नोटबुक पाइथन 3 इन्वायरमेंट में हम खोलते हैं। सबसे पहले इस नोटबुक का नाम चेंज करते हैं। नोटबुक का नाम चेंज करना कभी ना भूलें, क्योंकि अगर आप भूल गए तो अनटाइटल्ड के नाम से ये नोटबुक सेव होनी शुरू हो जाएंगी और आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस नोटबुक में आपने क्या काम किया है। पाई फंक्शंस के नाम से हम अपनी नोटबुक का नाम रखते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए एक कीवर्ड जो पाइथन हमें देता है वो है डेफ। डेफ मीन्स डिफाइन। डेफ के बाद जो भी आप अपने फंक्शन का नाम रखना चाहें, नेमिंग कन्वेंशन का बड़ा ख्याल रखा करें, क्योंकि आपने जिस मकसद के लिए फंक्शन बनाया है उस फंक्शन के नाम को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि इस फंक्शन में क्या प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन का नाम रखते हैं टेस्ट फंक्शन। फंक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। आफ्टर पैरेंथेसिस फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद हम लगाते हैं कॉलन। कोई भी स्क्रिप्ट जब हम शुरू करते हैं तो उस स्क्रिप्ट के एंड में हमें कॉलन लगाना लाजमी है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा था जब हम इफ़ कंडीशन पर बात कर रहे थे तो हमने इफ़ कंडीशन को डिफ़ाइन करने के बाद कॉलन का यूज़ किया था।
लूप्स डिफाइन करने के बाद कॉलन का यूज़ किया था। इसी तरीके से जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन के बाद कॉलन का यूज़ करना लाजमी। इस कॉलन से की मदद से पाइथन ये समझता है कि अब एक स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और जो भी प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी विद इन दिस स्क्रिप्ट ही परफॉर्म होगी। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरा कर्सर इंडेंटेड है, मेरा कर्सर बेस लाइन की बजाय आगे आ गया है। अब यहाँ पर मैं जो भी कुछ लिखूँगा वो इस फंक्शन का हिस्सा है, वो इस फंक्शन के लिए लोकल है। तमाम वेरिएबल्स जो डिफाइन किए जाएंगे वो इस फंक्शन के अपने हैं, वो इस फंक्शन से बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते, वो इस फंक्शन के लोकल स्कोप में है। राइट। पाइथन स्कोप मैनेजमेंट एक टॉपिक है जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हम जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो इस फंक्शन के लोकल स्कोप के अंदर है, यानी वो इस फंक्शन के लिए ही मखसूस है, वो बाहर से हम उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। इस फंक्शन में अगर मैं ये लिखूं प्रिंट दिस इज जस्ट अ टेस्ट, एंटर, नेक्स्ट लाइन दोबारा इंडेंट हुई, मेरा फंक्शन ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से मैं बैक स्पेस की मदद से अपने कर्सर को बेस लाइन पर वापस ले जाता हूँ। अब इस फंक्शन को कॉल करना है। ये देखिए मैं इस सेल को जब एग्जीक्यूट करूँगा कुछ प्रिंट नहीं हुआ, स्क्रीन पर कोई आउटपुट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन मेमोरी की किसी लोकेशन पर जाकर स्टोर हो चुका है। इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? इस फंक्शन को कॉल करने के लिए अगर मैं ये लिखूं टेस्ट फंक्शन और इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझसे कह रहा है कि ये टेस्ट फंक्शन जो है एक फंक्शन है। अगर मैं इसको इस तरह से कॉल करूं प्रिंट टेस्ट फंक्शन, अब ये मुझसे कह रहा है कि ये जो टेस्ट नाम का फंक्शन है जिसका नाम ये जो एक फंक्शन है जिसका नाम टेस्ट फंक्शन है, ये मेमोरी की इस लोकेशन पर स्टोर्ड है। हमने इस फंक्शन को कॉल किया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया। अब हमें ये बता रहा है कि आपने इसको कॉल किया है लेकिन ये इस मेमोरी की लोकेशन के ऊपर स्टोर्ड है। इसको अगर मुझे एग्जीक्यूट करना हो तो एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन को हमेशा पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसको रन करूं, अब ये मुझे कह रहा है कि इस फंक्शन के अंदर जो लाइंस एग्जीक्यूट होनी थी वो एक ही लाइन थी जो कि इसको मिली और वो ये है। सिस्टम ने उस एक लाइन को प्रिंट कर दिया लेकिन उसके साथ साथ सेकंड लाइन पे मुझे एक और चीज़ दी है, नन। ये नन क्यों प्रिंट किया? देखिए इसी फंक्शन को हम एक दूसरे अंदाज में रन करते हैं। टेस्ट फंक्शन विद ब्लैंक पैरेंथेसिस। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और एग्जीक्यूट होने के बाद वो लाइन जो मैंने एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट के तौर पर लिखी थी वो लाइन एग्जीक्यूट हो गई और दिस इज जस्ट अ टेस्ट प्रिंट हो गया। लेकिन इस रन में और इस रन में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब हमने इस अंदाज में रन किया था तो इसने लाइन एग्जीक्यूट करने के साथ साथ हमें नन भी प्रिंट करके दिया था, लेकिन इस तरह से जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने नन प्रिंट नहीं किया, जस्ट वो लाइन एग्जीक्यूट कर दी जो लाइन हमने एग्जीक्यूट करनी चाहिए थी। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि फंक्शन हमेशा आपको कोई वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ हमने कहीं भी नहीं लिखा अपने फंक्शन डेफिनेशन में कि हमें कुछ रिटर्न करके भी दो।
तो ये जब मैंने रन किया तो ये मुझसे कह रहा है कि आपने रिटर्न कुछ नहीं करवाया, लिहाजा ये फंक्शन आपको नन रिटर्न करके दे रहा है। लेकिन जब मैंने इस अंदाज में इसको एग्जीक्यूट किया तो इस फंक्शन में अगर मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है तो वो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने की वजह से ये मुझे लाइन प्रिंट हुई भी नज़र आ रही है। अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट ना लिखता तो ये लाइन भी प्रिंट नहीं होती। अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बजाय कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता। प्रिंट करने का मतलब यह है जब भी हम प्रिंट फंक्शन में कोई वैल्यू पास करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट भी एक फंक्शन है, हम कह रहे हैं कि प्रिंट करो ABCD, तो इस प्रिंट नाम के फंक्शन में ये ABCD वैल्यू एज आर्गुमेंट पास होगी, अंदर जाके प्रोसेस होगी। हमें नहीं मालूम कि अंदर जाके क्या होगा, अंदर किस किस्म का कोड लिखा हुआ है, इस ABCD के साथ क्या सलूक किया जाएगा, लेकिन इन द रिजल्ट ये फंक्शन जिसका नाम प्रिंट है जो भी कुछ रिटर्न करेगा उसका रिटर्न मुझे यहाँ नज़र आ जाता है। अब चूंकि हमने इस फंक्शन से जो हमने ऊपर टेस्ट फंक्शन के नाम से डिफाइन किया है कोई चीज़ प्रिंट नहीं करवाई, कोई चीज़ रिटर्न नहीं कराई, सॉरी हमने कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवाई, तो इसलिए ये हमसे कह रहा है कि आपने प्रिंट तो किया है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करवाया। अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करूं, प्रिंट लिखकर रहने देते हैं, हमने इसे कहा कि इस लाइन को प्रिंट करो और इस लाइन को रिटर्न कर दो। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ये फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट हो गया, दोबारा मेमोरी पे जाके एलोकेट हो गया। अब मैं इस फंक्शन को जब रन करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, अब देखिए क्या रिजल्ट है। दिस इज जस्ट अ टेस्ट, प्रिंट हुआ लेकिन ट्वाइस प्रिंट होने की वजह यह है कि सबसे पहले तो हमने इस फंक्शन के अंदर ही प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी, दूसरे हमने इससे कहा था कि जो भी कुछ अंदर प्रोसेसिंग हो एज अ फाइनल प्रोडक्ट जस्ट रिटर्न दिस टेक्स्ट टू मी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन एज अ फाइनल प्रोडक्ट जस्ट रिटर्न दिस टेक्स्ट टू मी। तो पहला वाला जो प्रिंट है वो तो इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से है और दूसरा मैसेज जो नज़र आ रहा है वो इस रिटर्न की वजह से है। देखिए पहले जब हमने इसको रन किया था और हमने विदाउट रिटर्न फंक्शन को डिफाइन किया था तो इसने कहा था कि आपने रिटर्न तो कुछ किया ही नहीं, लिहाजा इसने नन रिटर्न कर दिया। लेकिन जब हमने रिटर्न यूज़ कर लिया तो रिटर्न में हमने कहा कि हमें ये ही स्टेटमेंट रिटर्न करके भी दे दो, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद यही स्टेटमेंट हमें एज ए रिटर्न वैल्यू दे दो। तो इसने बजाय इसके कि नन प्रिंट करता, हमने जो भी कुछ रिटर्न करने को कहा था वो उसने रिटर्न कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको फंक्शन के मुतालिक जो भी कुछ बताया गया वो समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल जहन में आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके उस सवाल को आपके जहन से दूर कर सकूं। अब आइए हम इस फंक्शन का बेनिफिट जानते हैं कि फंक्शन यूज़ करने का बेनिफिट हमें क्या हासिल होता है। किसी भी लैंग्वेज में, ज़रूरी नहीं कि पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन को यूज़ करने का बेनिफिट हमें क्या होता है। फ़र्ज़ कर लें मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ और उस प्रोग्राम में मुझे ये स्टेटमेंट बार बार कई जगहों पर यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्टेटमेंट क्या है, दिस इज जस्ट अ टेस्ट।
ये मैंने अपने पूरे प्रोग्राम में, अगर मेरे प्रोग्राम में लाइन ऑफ कोड की तादाद 4 है और 4 जगह मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखिए 4 टाइम ये मैसेज मुझे प्रिंट होता हुआ नज़र आता है। अब अगर मेरी कोई हायर अथॉरिटी मुझसे ये कहे कि ये जो मैसेज आप यूज़ करते हैं इसमें जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपने एंड में यूज़ किया हुआ है इसको हटा दें और इसकी जगह फुल स्टॉप या डॉट लगा दें, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाने की अब हमें ज़रूरत नहीं, कुछ भी वजह हो सकती है। अब ये तो सिर्फ 4 टाइम्स हमने यूज़ किया था, तो अब मैं क्या करूँगा, उन चारों लोकेशंस पे जाके जहाँ जहाँ मैंने इस सेंटेंस को यूज़ किया है डॉट लगाऊंगा और दोबारा अपने प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे उन चारों जगहों पर डॉट मिल जाएगा। ये इतना आसान इसलिए नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ 4 है, ये 4000 टाइम्स भी हो सकता है, 400,000 टाइम्स भी हो सकता है। तो मैं उन 4000 जगहों पे बारी बारी जाकर उस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को रिप्लेस करूं विद डॉट। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने हर प्रोसीजर, हर फंक्शन, हर मेथड, हर क्लास में जाऊं और जाके सर्च करूं कि ये कहाँ लिखा है विद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और उसको रिप्लेस करवाऊं डॉट के साथ। एक ये तरीका है। एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत अच्छा तरीका ये है कि मुझे जहाँ जहाँ इस कोड को यूज़ करना है मैं इसके लिए एक फंक्शन बना लूँ और जहाँ जहाँ मुझे ये प्रिंट करना है मैं उस फंक्शन को वहाँ कॉल कर लूँ, जिस तरह से हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है। अब देखिए इस फंक्शन को थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज करते हैं। देखिए अभी जो हमने ये फंक्शन बनाया था विदाउट एनी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट था। अब हम इस फंक्शन में एक पैरामीटर पास करते हैं, पी टेक्स्ट के नाम से। इस लाइन को ख़त्म करते हैं, इस लाइन से जान छुड़ाते हैं और फंक्शन से कहते हैं कि रिटर्न करो पी टेक्स्ट। अब मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ। इस फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं, अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने इस पैरामीटर में जिसका नाम पी टेक्स्ट रखा था, इस पैरामीटर में एक टेक्स्ट डेटा पास किया है। हमने इस फंक्शन को कहा कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो और ये टेक्स्ट एज ए पैरामीटर ले जाए, इसको प्रोसेस करे और प्रोसेस करने के बाद वो टेक्स्ट हमें रिटर्न करके दे दे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए क्या प्रिंट हुआ, दिस इज जस्ट अ टेस्ट विद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब मुझे जितनी जगह भी ये फंक्शन यूज करना होगा, फॉर एग्जाम्पल हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को जो हमने सिंपल प्रिंट लिखा था, फर्ज करते हैं कि हमें ये फंक्शन उन 4 जगहों पे हमने ये फंक्शन यूज किया हुआ है। जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो बजाय इसके कि इस फंक्शन में मैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पास करूं, मैं इसमें डॉट पास कर दूंगा। अब जिस जिस जगह पे ये फंक्शन कॉल हुआ होगा इस टेक्स्ट को ले जाएगा और ले जाने के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह मुझे डॉट पास करके दे देगा। अगर मेरी अथॉरिटी मुझसे कहती है कि अब भी ये डॉट की जगह 1 लिख दें, कभी मुझसे कहते हैं कि 2 लिख दें, कभी मुझसे कहते हैं 3 लिख दें, कभी मुझसे कहते हैं 4 लिख दें।
अब देखिए जहाँ जहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है और मैं जो जो वैल्यू इसको पास कर रहा हूँ ये उसी के मुताबिक मुझे रिटर्न वैल्यू दे देता है। देखिए 1 2 3 प्रिंट हो। इस काम को जो हमने अभी किया है इसको कहते हैं ड्राई। कीप योर कोड ऑलवेज ड्राई, इसको अपने जहनों में बिठा लें। कीप योर कोड ऑलवेज ड्राई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ड्राई? D means don't, R means repeat, Y means yourself. Don't repeat yourself. Don't repeat yourself का मतलब यह है कि अपना कोड ऐसा मत लिखें कि आपको एक ही कोड बार बार लिखना पड़े। जो चीज़ें रिपीटेटिव हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शंस बनाइए जो कि आपको जस्ट वन टाइम बनाने होंगे, और उन फंक्शंस को कॉल कीजिए। जहाँ जहाँ वो रिपीटेटिव वर्क आपको यूज़ करना है, वो रिपीटेटिव वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी है, उस फंक्शन को यूज़ कीजिए। वो फंक्शन हमेशा एग्जीक्यूट होगा, आपकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेगा, आपको रिजल्ट दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और फंक्शन बनाते हैं ताकि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो सकें। अब फर्ज करें मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। जिस तरह से हमने लूप सेशन में एक टेबल जनरेट किया था, उसी तरह से हम एक फंक्शन यहाँ डिफाइन करते हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, राइट? अब देखिए वो कैलकुलेशन किस तरह की होंगी। एक कैल नाम का फंक्शन बनाते हैं। इस कैल नाम के फंक्शन में हम कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, P1 एंड P2। P1 P2 के साथ क्या करना है? मुझे अपने एप्लीकेशन में, अपने प्रोग्राम में टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू चाहिए और मुझे मुतअद्दिद बार चाहिए। वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, कभी वो दो नंबर 1 और 2 हो सकते हैं, कभी वो दो नंबर 10 और 11 हो सकते हैं, कभी वो दो नंबर 1000 एंड 2000 हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि मुझे जहाँ जहाँ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वहाँ वहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और उस फंक्शन में मैं उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट रिटर्न करवाता हूँ। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय P2, रिटर्न फाइनल वैल्यू। इस फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब जहाँ जहाँ हमारे पास दो नंबर होंगे और उन दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उनका रिजल्ट कहीं पर या तो स्टोर करना है या उसकी मदद से कोई और कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। फर्ज करें मेरे पास एक चीज़ है प्राइस और दूसरी चीज़ है क्वांटिटी, बल्कि इसको P और Q कर लेते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। कहीं मेरे पास प्राइस कुछ होगी, क्वांटिटी चेंज होगी, कभी प्राइस सेम होगी, क्वांटिटी चेंज होगी, कभी क्वांटिटी कुछ होगी, प्राइस चेंज होगी। तो इस तरह से प्रिंट कैल प्राइस इज इक्वल टू 500 एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 2। देखिए क्या प्रिंट होता है, 1000। अब मेरी प्राइस चेंज हो जाती, अब मेरी क्वांटिटी चेंज हो जाती है 4। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं 2000
मुझे जहाँ जहाँ इस प्राइस और क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है वहाँ वहाँ मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँगा। मैं बार बार ये स्टेटमेंट अपने कोड में नहीं लिखूँ, ये तो बहुत छोटी स्टेटमेंट है। बाज़ औक़ात हमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं, तो वो बड़ी कैलकुलेशंस हम हर उस मकाम पे जाकर नहीं लिख सकते जिस मकाम पर उसको परफॉर्म करना है। तो उससे बेहतर ये होता है कि हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करें और उस फंक्शन में वो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद उसका रिज़ल्ट रिटर्न करवा लें। तो जहाँ हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है हम फिर उस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। अब इसी फंक्शन को मैं दोबारा बनाता हूँ और अगर मुझे इस फंक्शन में कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, मेरा ये फंक्शन अभी इमेजिनरी है, अभी इस फंक्शन के अंदर मुझे जो चीज़ें परफॉर्म करनी है वो मैंने नहीं सोचा, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन तो हो जाए कम से कम, और सिस्टम एरर भी ना दे। फंक्शन डिफ़ाइन हो जाए और जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ कर लूँ, और मुझे कोई किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन भी इससे परफॉर्म नहीं करनी, तो मैं जस्ट लिख दूँगा पास। और इस फंक्शन को क्रिएट कर दूँगा। ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब ये फंक्शन मुझे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करके देगा और मुझे इसमें पैरामीटर डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं मालूम कि क्या पैरामीटर होंगे जब मैं इसको यूज़ करूँगा। मैंने बस जस्ट एक फंक्शन डिफ़ाइन किया और उसमें कह दिया पास। फंक्शन तो डिफ़ाइन हो गया, मेमोरी में इसने अपनी जगह भी ले ली, लेकिन ये कुछ करेगा नहीं। बग़ैर किसी एरर के मेरा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। तो अगर हमें इस किस्म का काम करना हो कि फ़िलहाल अभी फंक्शन तो डिफ़ाइन करना है लेकिन उस फंक्शन से कुछ कैलकुलेशन या कोई टास्क परफॉर्म नहीं करानी, तो हम ये पास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए हैं। इन दोनों पैरामीटर्स में जब मैं वैल्यू पास करता हूँ तो उस वैल्यू का कैलकुलेटेड रिज़ल्ट मुझे फंक्शन रिटर्न करके देता है। उस रिटर्निंग रिज़ल्ट को मैं प्रिंट कर लेता हूँ इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से। मैं इस फंक्शन को विदाउट प्रिंट इस तरह से भी कॉल कर सकता हूँ। अब देखिए क्या होता है। मेरे पास आउटपुट वैल्यू है। इस आउटपुट वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ। देखिए किस तरह से, रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन नेम विद पैरामीटर्स, एग्जीक्यूट करें। देखें अब कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो वैल्यू जो मुझे मिली है एज आउटपुट वो एक वेरिएबल में स्टोर हो गई और उस वेरिएबल का नाम है रिजल्ट। अब अगर मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करूं तो ये वैल्यू मुझे नज़र आती है। ये तरीका होता है फंक्शन से रिटर्न्ड वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करने का। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं और कॉल करते वक्त किसी किस्म का कोई पैरामीटर पास ना करूं, जबकि मैंने इस फंक्शन की डेफिनेशन में ये बताया है कि मैं इस फंक्शन में दो पैरामीटर पास करूंगा, मैं लेकिन कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा। अब मैं इस फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, सिस्टम मुझसे कहता है कैल नाम के फंक्शन में मिसिंग हैं दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं। एक का नाम है p और एक का नाम है q। आपने दो पैरामीटर डिफाइन किए हुए हैं जो कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के तौर पर डिफाइंड हैं, लेकिन आपने इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में कोई वैल्यू पास नहीं की। तो सिस्टम ने मुझे एक एरर दिया। तो लिहाजा जब भी पैरामीटर डिफाइन होंगे उन पैरामीटर्स में कोई ना कोई वैल्यू हमें ज़रूर पास करनी होगी। लेकिन
अगर हम ये चाहते हैं कि अगर यूज़र कोई पैरामीटर वैल्यू पास ना करे तो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हों जिन पर फंक्शन अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सके, वो कैसे करेंगे? अगर मैं p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 1, ये मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इसमें पास कर दी। अब अगर यूज़र फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई वैल्यू पास ना करे, जैसे अभी हमने किया था, तो सिस्टम इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर करेगा? पहले इस फंक्शन को हम री एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये हमने किया। अब देखिए क्या होता है। हमने कुछ पास नहीं किया था, ब्लैंक था। पहले इसमें जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो एरर सिस्टम ने शो किया, लेकिन अभी एरर शो नहीं किया क्योंकि हमने सिस्टम से ये कह दिया है कि अगर p में यूज़र कोई वैल्यू पास नहीं करता तो तुम उसको 1 कंसिडर कर लेना, अगर q में यूज़र कोई वैल्यू पास नहीं करता तो तुम उसको 1 कंसिडर कर लेना। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सिस्टम ने अपने पास स्टोर कर ली। अब रिजल्ट को प्रिंट करते हैं, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, रिजल्टिंग वैल्यू हमारे पास आ गई 1। लेकिन अगर मैं दोबारा इसमें वैल्यूज पास कर दूं और अब एग्जीक्यूट करूं तो अब ये मेरी दी गई वैल्यूज ओवरराइड कर देंगी इन डिफॉल्ट वैल्यूज को। अब इसको प्रिंट करते हैं, ये देखिए अब जो यूजर ने वैल्यूज दी थी उन पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई। और पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पास करने का भी तरीका ये है। उम्मीद है अब तक हमने जितनी गुफ्तगू की आपने समझी होगी और आप यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी अगर हम मज़ीद आगे चलेंगे तो सेशन बहुत तवील हो जाएगा, लिहाजा फंक्शंस के मुताल्लिक बाकी गुफ्तगू हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। रुखसत लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपकी मालूमात में कुछ थोड़ा बहुत इजाफ़ा हुआ हो, आपने कुछ सीखा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।